एक लड़की अपने पिता के टायर ठीक होने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक स्क्रू पर पड़ी। लड़की ने बस उसे देखा ही था कि वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसी समय सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था और वो सीधा सड़क के बीच खड़ी उस मासूम लड़की से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके सिर में गहरा छेद हो गया और वहीं उसी पल उसकी मौत हो गई। बेटी की अचानक मौत ने उस दंपति को अंदर तक तोड़ दिया। अपनी छोटी नाक को किसी तरह वापस पाने के लिए उन्होंने काली और बुरी शक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने उसकी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया और फिर वे अक्सर घर में छोटी नाक की परछाई जैसी झलकियां देखने लगे। वे उसे छू नहीं सकते थे, गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन बस उसे आसपास महसूस कर लेना ही उनके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि पत्नी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया कि जो लौटी है वो उनकी बेटी नहीं बल्कि एक बेहद दुष्ट और खतरनाक मौजूदगी है। एक दिन दोपहर में पत्नी ने हाथ में क्रॉस और बाइबल उठाई और धीरे धीरे छोटी नाके कमरे में दाखिल हुई। अंदर से उसे कुछ अजीब तरह की अस्पष्ट डरावनी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। वे हिम्मत जुटाकर क्रॉस उठाती है और प्रार्थना शुरू करती है और तभी सामने खड़ी छोटी ना एक भयानक प्रतिक्रिया देती है। उसका शरीर पूरी तरह से मरोड़ खाने लगता है और देखते ही देखते वो लगभग 8 फीट ऊंचे डरावने राक्षस में बदल जाती है। पत्नी ये सब देखकर पत्थर की तरह जम जाती है। उसी समय पति घर लौटता है और उसे अपनी पत्नी की चीखें सुनाई देती हैं। वो दौड़कर पत्नी को देखने पहुंचता है और सामने जो नजारा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। पत्नी का आधा चेहरा किसी ने नोच डाला था और उसकी आंख भी अपने स्थान से बाहर निकाली जा चुकी थी। वो कांपती आवाज में कहती है, वो हमारी बेटी नहीं है, वो एक भयानक दानव है। और फिर धीमे से जोड़ती है, अभी अभी उसने मेरी आत्मा तक छीनने की कोशिश की। ये सुनकर दाशान तुरंत हरकत में आता है। वो कमरे की दीवारों पर बाइबल के पन्ने चिपका देता है ताकि एक मजबूत आध्यात्मिक बाधा बनाई जा सके। फिर पादरी आता है और पवित्र जल छिड़कता है, जिससे वो दानव जो गुड़िया के भीतर छिपा था इस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इसके बाद घर में धीरे धीरे शांति लौट आती है। कहीं भी दानव की कोई हलचल नहीं बचती। समय बीतता है और 12 साल गुजर जाते हैं। अपनी पिछली गलतियों की प्रायश्चित करने के लिए दाशान अपने घर को एक आश्रय गृह में बदल देता है, जहाँ बेघर अनाथ लड़कियां और कुछ नन रह सकती थी। इस बार यहाँ रहने आए कुल 7 लोग थे, 6 बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक नन लीसा। घर भी काफी बड़ा और खुला खुला था। क्लासरूम, स्टडी रूम, हर सुविधा उपलब्ध थी। क्योंकि दाशान खुद एक बढ़ई था, इसलिए पूरी इमारत का हर कोना उसने सोच समझकर बनाया था। लेकिन ये बच्चे बहुत शरारती थे। घर में घुसते ही उन्होंने हर जगह खंगालना शुरू कर दिया। कभी अलमारी खोलना, कभी फर्नीचर पर चढ़ जाना। दाशान ने समझाया, मैं और मेरी पत्नी दाम ही यहीं रहते हैं, नीचे इस एक कमरे को छोड़कर बाकी पूरी मंजिल तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहकर वो बच्चों को ऊपर ले गया, जहाँ वो उनकी रहने की जगह दिखाने लगा। लेकिन बच्चों में से एक छोटी मी पोलियो से पीड़ित थी। उसका बायां पैर जन्म से ही कमजोर था। छोटी मई की टांग खराब होने के कारण उसके लिए ऊपर नीचे जाना काफी मुश्किल था। अच्छी बात यह थी कि दाशान ने सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रिक चेयर लिफ्ट लगवा रखी थी। वो बताता है कि ये उसने कई साल पहले अपनी लकवाग्रस्त पत्नी के लिए बनाई थी। बस अब बहुत लंबे समय से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। छोटी मई ने सुरक्षा बेल्ट बांधी और धीरे धीरे उस लिफ्ट कुर्सी पर बैठकर उसे आजमाया। कुर्सी की ताकत काफी अच्छी थी। थोड़ी ही देर में वो उसे ऊपर की मंजिल पर ले गई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसे वहां की खामोशी कुछ अजीब लगी, जैसे किसी कोने में कोई चीज उसे चुपचाप घोर रही हो। अचानक अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक आकृति एक पल को चमककर गायब हो गई। छोटी मई ने वो आवाज सुनकर जल्दी से उधर देखा, लेकिन तभी बाकी सभी बच्चे ऊपर दौड़ते हुए आ गए। एक बड़ी खुली सी कमरे को 2 सबसे शरारती बच्चों ने तुरंत कब्जा कर लिया। छोटी मई और उसकी दोस्त शाओ ली को एक छोटे से डबल डेकर बेड वाले कमरे में रहना पड़ा। इसके बाद छोटी मई ने सामने वाली एक अजीब सी बंद कमरे को देखा। दरवाजे की चौखट पर अलग अलग
अलग नंबर खोदे हुए थे, जैसे किसी की साल दर साल बढ़ती लंबाई को दर्ज किया गया हो। जिज्ञासा में छोटी मई ने हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज कदमों से दाशान वहां पहुंचा और उसे रोक दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, इस कमरे को ताला लगा है, कोई अंदर नहीं जाएगा। उसकी गंभीर आवाज सुनकर छोटी मई ने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। समय गुजरता है और रात हो जाती है। सोते सोते छोटी मई को बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर किसी ने दरवाजे की दरार से एक कागज का टुकड़ा अंदर सरका दिया। छोटी मई ने उठकर वो नोट उठाया। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मेरे पास आओ। उसे लगा कि जरूर पास वाले शरारती बच्चे मजाक कर रहे होंगे। वो अपनी बैसाखी लेकर कमरे से बाहर निकल पड़ी। जैसे ही छोटी मई उस बंद कमरे के पास पहुंची, अंदर से फिर एक कागज का टुकड़ा दरवाजे की दरार से बाहर सरक आया। इस बार उस पे लिखा था, मैं यहाँ हूँ। उसे दिन में दाशान की सख्त चेतावनी याद आई। वो झिझकी, डर भी लगा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दरवाजा खोल ही दिया। और हैरानी की बात ये कि दरवाजा बिल्कुल भी लॉक्ड नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ये दाशान की डराने की चाल थी या कुछ और ही चल रहा था। अंदर कदम रखते ही छोटी मई ने देखा कि कमरा काफी बड़ा था। हर तरफ अलग अलग तरह की गुड़ियाएं रखी थीं और अंधेरा उन्हें और भी भयावह बना रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक सफेद कपड़े को उठा के दिखा। अंदर घर का एक खूबसूरत सा मॉडल रखा था। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से पूरी इमारत को बारीकी से तराशा गया था। हर कमरे में छोटी छोटी लाइटें भी थीं। छोटी मई को लगा कि दाशान वाकई हाथों का बेहद हुनरमंद इंसान है। वो मॉडल के अलग अलग हिस्सों से खेलते खेलते गलती से एक दरवाजा हिलाती है और उसके अंदर एक छोटी सी चाबी मिल जाती है। मॉडल में जहां वो चाबी लगी थी, छोटी मई ने उसे असली दरवाजे में लगाने की कोशिश की। चाबी आसानी से फिट हो गई और दरवाजा खुल गया। बच्चों की जिज्ञासा वाकई हद से ज्यादा होती है। उसने दाशान की चेतावनी जैसे बिल्कुल भूल ही गई हो। दरवाजा खुलते ही अंदर उसे एक गुड़िया दिखाई दी। बस एक साधारण गुड़िया, लेकिन कुछ था उसमें, कुछ ऐसा जो असहज कर दे। उसकी कांच जैसी आंखें बिल्कुल असली आंखों की तरह चमक रही थीं और छोटी मई का लगा कि उसने अभी अभी पलक झपकाई है। वो 2 सेकंड तक उस गुड़िया की आंखों में घुरती रही और फिर घबराकर झट से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। दर्शान ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेरी पत्नी कई सालों से लकवाग्रस्त है और वो उस कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकली। अगले दिन सुबह दाशान किसी काम से बाहर चला गया। घर में मौजूद दामई ने लिसा को आवाज लगाई और उसे अंदर बुलाकर पानी का एक गिलास देने को कहा। लिसा की नजर अचानक अलमारी पर रखी एक फोटो पर पड़ी। फोटो देखकर उसने तारीफ की, ये बुच्ची तो बहुत प्यारी है। दामई ने धीमे से कहा, ये हमारी बेटी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। दोनों की ये बातचीत दरवाजे पर खड़ी शाओ मई ने सुन ली। वो हैरान रह गई। वो उसे पता ही नहीं था कि दाशान की एक और बेटी भी थी। उसी पल उसके दिमाग में ख्याल आया, जरूर बगल वाला बंद कमरा उसी लड़की का होगा। घर से निकलते समय शाओ मई ने दीवार पर टंगी एक फ्रेम उठाई। फोटो में शाओना एक गुड़िया के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही शाओ मई ने फोटो को कोने में रखा, अंधेरे में शाओना का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसका रूप एक डरावने दानव जैसा हो गया। इस सब रहस्यमयी घटनाओं को समझने के लिए शाओ मई फिर से शाओना के कमरे में पहुंची। इस बार उसने देखा कि बिस्तर के पास रखा पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू है और उसमें कोई पुराना गाना बज रहा है। उधर शाओ मई को अपने पास न पाकर उसके साथ सोने वाली शाओली भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। वो घबराकर बोली, ये कमरा किसका है? शाओ मई ने धीरे से कहा, ये दाशान की बेटी का कमरा है। शाओ मई ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी बेटी तो मर चुकी है। इतना कहते ही शाओ ली की नजर पास पड़ी गुड़िया पर गई और देखते ही उसका दिल दहल उठा। वो गुड़िया अचानक धीरे से अपनी गर्दन मोड़कर सीधे उसकी तरफ घूरने लगी। ये खौफनाक नजारा देखकर शाओ ली चीखते हुए कमरे से भाग गई। लेकिन शाओ मई का दिल सच में थोड़ा मजबूत था। वो अभी भी कमरे में चारों तरफ देखने लगी, कभी बाई तरफ कभी दाई तरफ। फिर उसने सामने रखे घर के मॉडल को नीचे झुककर देखा। इसी दौरान उसे आखिरकार वही मिला जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रही थी। खिड़की के छोटे से कटआउट के पास एक छोटी बच्ची अचानक खड़ी दिखी। शाओ मई घबरा कर बोली, तो तुम कौन हो? पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना शरीर मोड़ लिया। फिर अगले ही पल शाओना दानव जैसे रूप में उभर कर
शाओ मेई की टांग पर झपट पड़ी और उसे बुरी तरह खरोच दिया। डरी हुई शाओ मेई चीखते हुए कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसकी आवाज का जवाब देने वाला इस पूरे घर में एक भी इंसान नहीं था। सारी लाइट बंद हो चुकी थी और चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया था। हर कमरा अंदर से कसकर बंद। घबरा कर शाओ मेई पास रखी इलेक्ट्रिक सीढ़ी वाली कुर्सी पर बैठकर नीचे दाशान के पास जाने लगी, लेकिन आधे रास्ते में कुर्सी अचानक बीच में रुक गई। फिर खुद ब खुद उल्टी दिशा में चलकर वापस ऊपर जाने लगी। डर के कारण शाओ मेई सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूद भी नहीं पाई। वो जोर से एक हैंडल को पकड़कर बैठी रही, यहाँ तक कि डर और दबाव में उसने वो हैंडल तक तोड़ दिया और उसके हाथों में चोट तक लग गई। जब उसे लगा कि ये डरावना सफर शायद अब खत्म हो रही है, अचानक एक जोरदार झटका लगा और शाओ में जिस कुर्सी पर बैठी थी वो उसे उछालकर हवा में ऊपर फेंक देती है, जैसे किसी ने सीधा लॉन्च कर दिया हो। वो सीधे टॉप फ्लोर से गिरते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर के बड़े हॉल में जा गिरी। शुक्र था वहां बिछी मोटी कारपेट ने उसकी जान बचा ली। वो मरी नहीं, बस नाक से थोड़ा सा खून निकल आया और अंदरूनी चोट लग गई। दृश्य बदलता है। दाशान शाओ मेई को लेकर अस्पताल से वापस आता है। डॉक्टर ने कहा था कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं, बस अंदरूनी चोट है, थोड़ा आराम करना होगा। शाओ मेई ने डरते हुए लीसा को बताया, इस घर में कुछ है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन लीसा को हमेशा की तरह उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, इतने दिनों बाद कोई इंसान हमें सहारा दे रहा है, अगर हम अब भी यहाँ से चले गए तो फिर सड़कों पर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना कहकर लीसा ने शाओ मेई को घर के बाहर धूप में बिठा दिया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। लीसा की बातें से शाओ मेई का डर थोड़ा कम हुआ। वो व्हीलचेयर पे टेक कर थोड़ी देर झपकी लेने ही लगी थी, तभी व्हीलचेयर ने अचानक हल्के हल्के झटके खाने शुरू कर दिए। शाओ मेई को लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन उसने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। उलझी हुई शाओ मेई कुछ समझ नहीं पाई थी कि सामने वाले टूल रूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया और अगले ही पल पीछे से एक व्यक्ति नन की पोशाक पहने हुए उसके व्हीलचेयर को धक्का देने लगा। शुरू में शाओ मेई को लगा ये लीसा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली लंबी नुकीली दानव जैसी पंजेदार हाथ उसकी कुर्सी को पकड़ रहा था। शाओ मेई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये इंसान तो वो जानती ही नहीं, न जाने कहां से अचानक प्रकट हो गया था। अगले ही पल उस अजीब से नन वाले व्यक्ति ने बिना कुछ बोले शाओ मेई को कमरे के अंदर धक्का देकर बंद कर दिया। व्हीलचेयर भी अपने आप एक तरफ खिसक गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका रास्ता रोक दिया हो। इसी दौरान सामने रखी बड़ी अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई भयानक चीज बस अभी फटकर बाहर निकलने वाली है। डरी हुई शाओ मेई तुरंत एक तख्त के नीचे छुप गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी छुपकर बैठी शाओ मेई के सामने अचानक शाओना प्रकट हो गई। शाओ मेई डर के मारे चीखने ही वाली थी कि उससे भी तेज शाओना ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और उसके भीतर से काली गाढ़ी चिपचिपी चीजें शाओ मेई की चेहरे की तरफ उड़कने लगी। उसी क्षण शोर सुनकर लीसा भागते हुए वहां पहुंची। उसने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है ना? शाओ मेई ने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, मैं बस अंदर बंद हो गई थी, बस इतना ही, सब ठीक है। ये कहते हुए उसने लीसा की तरफ एक अजीब सी मुस्कान फेंकी। रात हो गई। शाओ मेई कल की डरावनी घटना की वजह से अब ऊपर के कमरों में सोने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी, इसलिए वो नीचे वाले हॉल के सोफे पर सो गई। उधर शाओली भी ऊपर अकेले सोने से डर रही थी, लेकिन जब वो ऊपर पहुंची उसे शावना वाले कमरे से कच कच चरचर जैसी आवाजें सुनाई दी। डरते डरते उसने कुंडी के छेद से झांक के देखा। अंदर की कुर्सी पर वो डरावना गुड़िया धीरे धीरे झूल रही थी। शावली हिम्मत कर दरवाजा खोलती है, लेकिन कुर्सी पर गुड़िया का नामो निशान नहीं था। उसी वक्त तेज दौड़ते हुए पैरों की आवाज उसकी तरफ आने लगी। घबराकर शावली पलंग पर चढ़ गई और खुद को कंबल में ढक लिया। इसी दौरान कमरे की लाइट किसी ने एक झटके में बंद कर दी और उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसका कंबल उठाते हुए धीरे धीरे
उसके बिस्तर पर चढ़ रहा है। शाओली ने डर के मारे कंबल थोड़ा सा नीचे किया और झिझकते हुए जमीन की तरफ देखा। उसे साफ दिखाई दिया, फर्श पर बड़े बड़े डरावने पैरों के निशान उभर आए थे। अगले दिन शाओली सीधे घर के मालिक दशान के पास पहुंची। उसने बेचैनी में कहा, मेरी दोस्त शाओमी इन दिनों बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रही है और उसने आपकी बेटी को भी देखा है। दाशान तुरंत सख्त लहजे में बोला, यह असंभव है, मेरी बेटी कई साल पहले ही मर चुकी है। शाओली ने आगे बताया, शाओमी आपकी बेटी के कमरे में गई थी और वहाँ जो गुड़िया रखी हुई है उसे देखने के बाद वो पूरी तरह बदल गई है। दाशान ये सुनकर दंग रह गया। वह हकलाते हुए बोला, वो गुड़िया, वो तो मैंने खुद छुपा दी थी। वो शाओमी को कैसे मिल गई? और तुम सबको उस गुड़िया से दूर रहना होगा। लेकिन जैसे ही तीनों घर वापस लौटे, दाशान की नजर सीधे खाने की मेज पर पड़ी। वही भयावह गुड़िया मेज के बीचों बीच रखी हुई थी और बगल में एक कागज जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उधर से शाओमी धीरे धीरे परछाई की तरह लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। दाशान चिल्लाया, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस कमरे में मत जाना। लेकिन शाओमी बिल्कुल चुप, चेहरा पूरी तरह खाली, चलने का ढंग बेहद अजीब, मानो कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। दाशान सब समझ गया, शाओमी पर दानव का कब्जा हो चुका है। वह तुरंत हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ये दानव किसी आम आत्मा जैसा नहीं था। क्रॉस का उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। अचानक दानव ने दाशान का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां एक एक करके उल्टी दिशा में मोड़ी दी। दाशान दर्द से चिल्लाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में दानव ने उसे वहीं तड़प तड़प कर मार डाला। चीख सुनकर लीसा अंदर दौड़ी चली आई। लीसा भागते हुए डाइनिंग एरिया में पहुंची। वहां जमीन पर दाशान की लाश पड़ी थी, दोनों आंखें पूरी तरह सफेद, चेहरा बिल्कुल बेजान। कुछ देर बाद पुलिस दाशान का शव उठाकर ले गई। लीसा ने बाकी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें ऊपर भेजकर कहा कि सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। लेकिन शाओली को नींद कहाँ आने वाली थी। वो पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि इस घर में हो रही सारी घटनाओं की वजह वही शापित गुड़िया है। इसीलिए वो चुपके से कमरे से निकली उस अभिशप्त गुड़िया को उठाया और अकेले ही घर के बाहर चली गई। इरादा साफ था, उस गुड़िया को कुएं में फेंक देना। इसी बीच लीसा भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। शाओली गुस्से में बोली, इसी गुड़िया ने दाशान को मारा है। घर में जितनी डरावनी चीजें हो रही हैं, सबकी जड़ यही है। ये कहकर वो गुड़िया को जोर से सीधे कुएं के अंदर फेंक देती है। लेकिन जैसे वो नीचे झांककर देखने लगती है, कुएं की अंधेरी गहराई में से अचानक एक बड़ी काली भयानक हाथ निकलता है और शाओली के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। शाओली चीख उठती है। अच्छी बात यह कि पीछे से लाइसा ने समय रहते उसे खींच लिया, नहीं तो वो सीधा कुएं में गिर जाती। दोनों ने राहत की सांस ली थी कि जैसे मजाक उड़ा रहा हो। वो शापित गुड़िया फिर से घर के सोफे पर बैठी दिखाई दी। साफ था, इस तरह के छोटे मोटे तरीकों से दानव से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उधर अब शाओ में भी अचानक गायब हो चुकी थी। लीसा बच्चों को एक साथ इकट्ठा करती है और सबको कहती है कि शाओ में मिलनी ही चाहिए, सब लोग खोजो। खुद लीसा उस गुड़िया को लेकर सीधे दासान की पत्नी दामे के कमरे में पहुंचती है। वो सख्त आवाज में पूछते कि सच बताइए, आखिर ये सब क्या है? दामे ने जैसे ही गुड़िया को देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली कि इस चीज को मेरे पास से दूर रखो, वो वापस आ गई। फिर दामे ने दर्द और डर से भरी आवाज में अपनी बेटी साउना की पूरी कहानी लीसा को बतानी शुरू कर दी। और तभी जब लीसा का ध्यान दामेई के चेहरे की ओर गया, वो दंग रह गई, क्योंकि दामेई की मास्क हटने पर उसका आधा चेहरा हटा हुआ, सड़ा हुआ, दानव द्वारा नोचा हुआ दिखाई दे रहा था। लिसा ये सब देखकर डर से कांप गई। उधर दूसरी तरफ बच्चों ने कमरे के अंदर छिपी हुई शाओ मेई को ढूंढ लिया। वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि शाओ मेई अब अचानक चलने लगी थी और उसके मुंह से अजीब और डरावनी बातें निकल रही थीं। अगले ही पल उसने बच्चों पर चाकू तान दिया। ये देखकर लिसा घबराकर उस तरफ दौड़ी। उसने जेनी और बाकी बच्चों से कहा, तुम लोग अभी तुरंत पुलिस को बुलाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ। शाओ मेई को मैं संभालती हूँ। उधर जेनी और बाकी बच्चे घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि दा मेई को भी साथ ले चलें, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका कमरा खोला, उनकी चीख निकल गई। बिस्तर पूरी तरह खून से लाल था।
दामेई को किसी ने दीवार पर कीलों से टांग दिया था और उसका शरीर 2 टुकड़ों में काटा जा चुका था। ऊपर की मंजिल पर लिसा ने छिपी हुई शाओली और दूसरे बच्चे को ढूंढ लिया। उसने दोनों से जल्दी से कहा, भागो, अभी के अभी यहाँ से निकलो। लेकिन शाओली डरी सहमी दरवाजे की ओर देख रही थी, क्योंकि शाओमेई पीछा करते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। लिसा समझ चुकी थी कि अब उसके सामने इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक दानव खड़ा है। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन उसकी कमजोर दुआ इस तरह के भारी दानव पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में लिसा ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हवा में उठने लगा है। वो दानव उसे पूरी तरह काबू में कर चुका था। इसी बीच मौका देखकर शाओली किसी तरह भाग निकली। वो पास के एक कमरे में जाकर छुप गई, लेकिन वो कमरा एक जाल था। सारे निकलने के रास्ते बंद, एकमात्र खिड़की भी कितनी कोशिश के बाद नहीं खुल रही थी। तभी बाहर से जोर जोर की टक्करें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट में शाओली को कमरे के अंदर ही एक और रास्ता दिखा, एक छोटा सा लिफ्ट या सर्विस एलिवेटर जैसा। शाओली ने रस्सी वाली छोटी लिफ्ट को पकड़ा और जैसे तैसे उसे नीचे की ओर खींचती हुई उतरने लगी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो किसी अंधेरे तहखाने में पहुंच गई है। तहखाने की दीवारों पर चारों तरफ क्रॉस टंगे थे और एक तरफ खून का बड़ा सा धब्बा फैला हुआ था। वो उस खून की लकीर को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही नीचे झुककर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खून दरअसल आधी देह बची हुई दामेई का था, जो अपना सिर उठाकर उसी की तरफ रेंगती हुई आ रही थी। डर के मारे शाओली चीखते हुए वापस उसी लिफ्ट में कूद गई और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा लिसा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबराकर वो उस कमरे में भागी जहां पवित्र बाइबल और क्रॉस रखे थे। वहीं छिपकर उसने सांस रोक के खुद को संभाला, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आहट। शाओली उसे ढूंढते हुए कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उसी समय पता नहीं लिसा ने कौन सा तरीका अपनाया, वो अचानक सामने आई और किसी तरह शाओमी को वश में कर लिया। फिर उसे घसीटकर एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर में फादर और बाकी लोग भी घर पहुंच गए और पूरी जगह को युद्ध के मैदान की तरह संभालने लगे। जब उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां शाओमी को बंद किया गया था, अंदर सिर्फ वही डरावनी गुड़िया पड़ी थी। दीवार में एक बड़ा सा सुराख बन चुका था, जिससे साफ पता चल रहा था कि शाओमी फिर से भाग निकली है। फादर ने कई किलोमीटर तक पूरे इलाके में तलाश करवाया, लेकिन शाओमी कहीं नहीं मिली। आइए अगला सीन देखें। कहानी कट होती है एक अनाथालय जिसका नाम था आसी ओगुमो। यहाँ एक दंपत्ति एक छोटी लड़की को गोद लेने पहुंचे थे। प्रिंसिपल उन्हें लड़की दिखाते हुए कहती है, ये बच्ची ज्यादा बात नहीं करती, बहुत शांत रहती है। दंपत्ति लड़की के सामने बैठ के मुस्कुराते हैं। आदमी झुककर प्यार से कहता है, तुम जरूर अनाबेल हो, क्या शानदार नाम है। वे उसके लिए एक छोटा सा उपहार निकालते हैं, एक प्यारा सा पिल्ला, और मुस्कुरा के कहता है, उम्मीद है तुम्हें ये पपी पसंद आएगा।